नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले पिछले एक साल में शांत थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामले 369 दर्ज किए गए हैं। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 5,32,034 हो गई है। देश में कोविड मामलों की संख्या 4.49 करोड़ है। फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास और इजराइल के बीच दूसरे दिन भी युद्ध जारी है। अब तक इस मामले में दोनों ओर सैकड़ों लोगों की जान और हजारों लोगों के घायल होने की खबर है। शनिवार को भारत ने इजराइल में भारतीय मूल के लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इजराइल में चल रही स्थिति की निगरानी कर रहा और फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए काम कर रहा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण संघर्ष जारी। हमास आतंकवादी समूह के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। भीषण जंग के बीच भारतीय इजराइल कंपनी एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने 14 अक्टूबर तक इजराइल शहर तेल अवीव से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। इससे पहले शनिवार को नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए फ्लाइट संख्या AI 139 और वापसी की फ्लाइट AI 140 को रद्द कर दिया गया था। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद इस पर हो रही देशव्यापी बहस के बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सीएम गहलोत ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। गहलोत सरकार ने सूबे में जातिगत जनगणना सर्वे कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस की घोषणा में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही थी, वहीं गहलोत सरकार ने अब इसके लिए अपना पासा फेंक दिया है। शनिवार देर रात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जाति सर्वे के आदेश जारी कर दिए हैं। उसके बाद रविवार को दोपहर में सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। गहलोत ने इसे सामाजिक न्याय के लिए नया अध्याय बताते हुए लिखा कि वंचितों के विरोधी केंद्र सरकार लगातार जातिगत जनगणना से किनारा कर रही है, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा अवरुद्ध हो रही है। इसलिए प्रदेश सरकार ने हर जरूरतमंद तक उनके हक का लाभ पहुंचाने के लिए अपने संस्थानों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को जानकारी दी कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने 6 अक्टूबर को लगभग 16 सेकंड के लिए ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूअर का प्रदर्शन किया है और अब यह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ रहा। X पर एक पोस्ट में इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान स्वास्थ्य और सूर्य पृथ्वी L1 की ओर बढ़ रहा है। देश भर में अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार बैठना जरूरी नहीं है। परीक्षा में छात्र अपनी चॉइस के अनुसार इसे वैकल्पिक के तौर पर चुन सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि छात्रों के लिए साल में 2 बार कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने अनिवार्य नहीं होगा। यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा और मुख्य उद्देश्य सिग्नल अवसर के डर से होने वाले उनके तनाव को कम करना होगा। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि 2 बोर्ड परीक्षा प्रणाली फिर से शुरू होने जा रही। छात्रों को समय और अवसर दोनों देने के लिए अंतिम परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसे कहा गया है कि जब वे तैयार महसूस करें तो वे इसे दे सकते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में NCERT ने कहा कि यह एक व्यापक परीक्षा आइटम बैंक बनाकर संभव बनाया जाएगा, जिसका उपयोग उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टेस्टिंग बनाने के लिए किया जा सकता है। इजराइल और हमास की जंग के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है और इससे सोना चांदी की सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अभी सरफरा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 56,539 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी 67,095 रुपये किलो पर बिक रहा है। जब ये दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बनी है तो लोगों ने सोना निवेश बढ़ा दिए हैं। उनको लगता है कि सोने से उनकी सुरक्षा मिलेगी और उसकी कीमत नहीं घटेगी। इसकी वजह से आने वाले दिनों में सोने की मांग बढ़ सकती है। इससे सोना 58,000 और चांदी 70,000 तक जा सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का एक फार्मूला है, जहां जनता साथ ना दे है वहां ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराओ, उनके विधायकों को डराओ, खरीदो और सरकार बदल दो। सीएम मान ने आगे कहा कि हमारे राज्यसभा के बहुत ही वकील सांसद संजय सिंह को ईडी वाले ले गए हैं। ईडी ने 3000 से ज्यादा जगहों पर रेड की और % भी रिजल्ट नहीं मिला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि 2 मिनट भी केस नहीं कटेगा। अब आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट में निकली पार्टी है, हमने डरने वाले नहीं हैं, हम देश की 140 करोड़ जनता की ATM है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सामूहिक विवाह योजना चला रही। इस योजना का लाभ लेने के लिए शर्त यह है कि वर देश भर में कहीं का भी हो, लेकिन वधु यूपी से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम के लिए वधु को यूपी की मूल निवासी होने का ब्यौरा वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके बाद आवेदन का विकल्प खुलेगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2 लाख रुपए तक सालाना आय सीमा वाले परिवारों के लिए है। इस योजना के तहत लड़की के बैंक खाते में 35,000 रुपये भेजे जाते हैं, जबकि 10,000 रुपये की गिफ्ट और सामग्री शादी के दिन दी जाती है। प्रति जोड़ा 6,000 रुपये आयोजन पर खर्च होते हैं। इसी तरह प्रति जोड़ा कुल 51,000 रुपये खर्च होते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मयूर ग्रुप पर चौथे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। अब तक करीब 8 करोड़ रुपए का 26 किलो सोना और 4.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। इसी के साथ 41 करोड़ की SFTA शुल्क चोरी की बात भी सामने आई है। पूरी कार्रवाई में कई अनियमितताएं और टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार 150 अधिकारियों ने 35 से ज्यादा जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसे कुल 26.307 किलोग्राम वजन के जेवरात मिले हैं। इनमें से 15.217 किलोग्राम जब्त कर लिए गए हैं। इनकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 4.53 करोड़ रुपए कैश मिला है, जिसमें 3.7 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने रविवार को नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घरों में समेत 15 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीम आज सुबह हकीम के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची है और तलाशी अभियान जारी है। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मंत्री फिरहाद हकीम शहरी विकास और नगर पालिका मामलों के मंत्री हैं। उनका टीएमसी में अच्छा खासा प्रभाव है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक जैसे ही तलाशी शुरू हुई है, हकीमी के समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी परिवर्तन का मोड़ तो बना ही चुकी है, लेकिन कर्नाटक के नतीजों से डरी हुई है। बीजेपी राजस्थान में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि पार्टी आलाकमान जब भी दिल्ली या राजस्थान में कोई बैठक करता है तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तवज्जो दी जाती है। यहाँ तक कि पार्टी के आला नेता राज्य में जाकर कोई रैली, सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम भी करते हैं तो मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं होने से कथित तौर पर नाराज वसुंधरा राजे पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और अभियानों से दूर बनाती नजर आ रही है। इसलिए वसुंधरा के रुख को लेकर अशांति पार्टी के आला नेता उन्हें लगातार मनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रदेश में बढ़ते नशाखोरी के मामले को लेकर मनोहर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा के युवा अपने जवानी नशे में झोंक रहे हैं। नशे के बढ़ते मामलों से हरियाणा में न केवल युवा जान से हाथ धो रहे हैं, बल्कि परिवार भी टूट रहे हैं। 16 से 30 वर्ष से युवा नशे में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिसार, अंबाल, रोहतक, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में हीरोइन जैसे महंगे नशे करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ गई है। मात्र 9 महीने में नशा तस्करी के 329 केस दर्ज हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि कैसे प्रशासन और सरकार के नाक के नीचे युवाओं के रंगों में जहर घोला जा रहा। बेरोजगारी के कारण हताश युवा नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इन जिलों में यूनिवर्सिटी, कॉलेज व शिक्षण संस्थाओं की युवाओं के पास आसानी से नशा उपलब्ध हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने महाकाल दर्शन के लिए शुल्क व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार पर बड़ा भड़ास निकाली है। इस व्यवस्था के लिए उन्होंने शिवराज सरकार को घेरा और सोशल मीडिया के जरिए मोर्चा खोला है। साथ ही उन्होंने आगामी मध्य प्रदेश इलेक्शन 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने पर महाकाल दर्शन के लिए शुल्क व्यवस्था को खत्म करने की बात कही। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मोर्चा खोला है। उन्होंने X पर लिखा कि पिछले 4 माह में उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बिल्कुल बंद है, जबकि यह दर्शन शुल्क 750 रुपये देने के बाद होते हैं, किंतु फिर भी बंद है। लेकिन मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार के मंत्री, उनके रिश्तेदार और बड़े उद्योगपति, भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं के लिए गर्भगृह हमेशा खुला रहता है और वे दर्शन के लिए आते हैं।
अगले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बयानों का बाजार गर्म है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई पुराने बयान खोज रहे हैं तो कई पुराने वालों पर दावे कर रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में सियासत की कसम राधिका खेड़ा रमन सिंह हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी पर पूर्व रमन सिंह लगाए गए आरोपों की सिद्ध करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने उन्हें 48 घंटे का समय दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के एक दावे ने छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल ला दिया है। रमन सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने हाथ में गीता और गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि पूर्ण शराबबंदी होगी, लेकिन वादा नहीं निभाया है। अब छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आईसीसी की मीडिया कॉन्ट्रैक्टर राधिका खेड़ा ने रमन सिंह को बड़ी चुनौती दी है। पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।